नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। आज से हम स्टार्ट करने वाले इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 है, जिससे हम बात करेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन में अपन बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट और लर्निंग की बात करेंगे, और साथ ही साथ में बात करेंगे अपन टाइप ऑफ लर्निंग। टाइप ऑफ लर्निंग के साथ साथ में बात करेंगे अपन इसके जो फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग किस प्रकार से बनाए सकते, इन सब के बारे में बात करें। ठीक है, तो एक एक से स्टार्ट करेंगे अपन। हिंदी की यदि पेडागोजी अभी तक आपने नहीं देखी तो हिंदी की मैं बना चुका हूँ, गणित की ही बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाई है, पर्यावरण का भी बहुत कुछ बना चुका हूँ, थोड़े बहुत चैप्टर्स के बाकी हैं, तो वो नहीं देखा है तो पेडागोजी आपको समझ में कम आ सकता है। लेकिन यदि आपने वो पेडागोजी पहले की जो वीडियो है वो देख लिए तो आई एम श्योर कि जो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन में कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग मतलब जो लर्निंग है, जो लर्निंग मतलब सीखना जो है, उसकी अवधारणा क्या होती है, किस प्रकार से अवधारणा होती है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा। जेई आपका टॉपिक दिया, यूनिट का जेई नाम दिया है कि अवधारणा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एक्सिस्टिंग ऑल्सो। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, प्रोसेस है एक प्रकार की काय के लिए, न्यू स्किल, जो न्यू स्किल्स होती, नए कौशल होता है, नॉलेज होता है, नया नॉलेज होता है, उसको ग्रहण करने के लिए, साथ ही साथ में इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव एक्सिस्टिंग, जो एक्सिस्टिंग होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपको क्या करना है होता है, जो भी आपको मौजूद होता है, आपका जो जो नॉलेज आपका मौजूद है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इन सब के लिए क्या होता है, लर्निंग जो होती है, अवधारणा होती है, इसके हिसाब से चलना होता है। अब नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल अंडरगोज a change in his her knowledge and behavior on account of learning। जो his her मतलब जो भी व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, उसका जो नॉलेज है, उसका जो बिहेवियर है, वो किस प्रकार से चेंज होता है, किस प्रकार से अलग अलग होता है, उन सब के बारे में बात की जाती है इसमें, किस प्रकार से सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। ठीक है, अब बात करें, एवरी वन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, ये सब जानते हैं। Everyone is different from another in acquiring skills means everyone has different rate of speed and learning। एक कोई से व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की स्पीड अलग होती है, सीखने की, ग्रहण करने की, हर एक चीज़ में सब कोई भिन्न होता है। ज़रूरी नहीं होता कि एक सी एक्टिविटी करें, एक सी स्पीड के साथ करें, सब कोई अलग अलग करता है, अलग अलग करने के बाद में ही वो सीखता है। ठीक है, तो उनकी जो एक्टिविटी होती है सबकी डिफरेंट होती है, सीखने की जो क्षमता होती है वो सबकी अलग होती है। सर्टेन फैक्टर एज अ एनवायरमेंट, लर्नर्स एबिलिटी एंड मोटिवेशन, टीचर्स कैपेबिलिटी एंड वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑल इम्पैक्ट अ पर्सनस लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब क्या है, इतनी लंबी कहानी बोल दी, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है सर्टेन फैक्टर ऑफ एज एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। जैसा वातावरण आपको मिलेगा, जैसा वातावरण बालक को मिलेगा, वैसे बालक सीखेगा। लर्नर्स एबिलिटी, जो बालक है, जो सीखने वाला व्यक्ति है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, तो ये भी डिपेंड करता है। एंड मोटिवेशन, उसको किस प्रकार से मोटिवेशन मिल रहा है, उसके डिपेंड करता है, प्रेरणा किस प्रकार से मिल रही है, वो भी जरूरी होता है। टीचर्स कैपेबिलिटीज एंड वे ऑफ इम्पार्टिंग, टीचर की जो कैपेबिलिटी है, टीचर की जो पढ़ाने की जो क्षमता है वो कितनी है, वो किस प्रकार से कमांड कर पा रहा है बच्चों के ऊपर या स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर। नॉलेज ऑल इम्पैक्ट अ पर्सन लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी व्यक्ति जो सीखता है वो उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि उसने किस प्रकार से सीखा है, वो किस प्रकार से उसके एक्सपीरियंस रहे, या फिर उसने कहाँ कहाँ पर गलती की है, उन गलती को कहाँ पर क्योंकि जब भी आप गलती करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती करते हैं, तो उसके बाद में सीखते जरूर हैं। जो सीखना है वो एक प्रकार से, यदि आप मिस्टेक कर रहे हैं तो वो एक सीखने का, लर्निंग का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ लर्निंग। जो मिस्टेक होती है ना, वो पार्ट ऑफ लर्निंग है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या है जी, लर्निंग एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस रहा है उस व्यक्ति का या फिर उस बालक का जो सीखना चाह रहा है। अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे टाइप ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार कौन कौन से। तो सीखने की यहाँ पर क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग, 3 प्रकार हैं। सबसे पहले मोटर लर्निंग, दूसरा है वर्बल लर्निंग और तीसरा है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले मोटर लर्निंग की बात करें। मोटर लर्निंग में क्या है, मोस्ट ऑफ योर एक्टिविटीज इज इन डे टू डे लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटीज। मतलब क्या है, जो आपकी जो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी होती है डे बाय डे, मतलब प्रत्येक दिन होती है या फिर डे टू डे होती है, जिसमें क्या होता है, वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, all these activities involve
मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब में जो मोटर लर्निंग है उसमें ज़्यादातर आपकी जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव रहती हैं, वो उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, जो माइंड को वो कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो मस्कुलर कोऑर्डिनेट मतलब जो अपने मस्तिष्क है वो किस प्रकार से अपने शरीर के अंगों के साथ में खेलता है, जो अपने हाथ होते हैं, पैर होते हैं, वॉकिंग करते हो आप, रनिंग करते हो, ड्राइविंग करते हो, क्लबिंग करते हो, तो इन सब में किस प्रकार से आपके जो मसल्स इंक्लूड होते हैं, सबसे ज़्यादा मसल्स काम करते हैं। यदि आप रनिंग करते हो, कोई खेल खेलते हो, सबसे ज़्यादा मस्कुलर ही तो यूज होते हैं, माइंड का कम। तो ये क्या होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में जहाँ की बात किया तो वहाँ पर क्या होता है, मोटर लर्निंग होता है। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग क्या होता है, वर्बल लर्निंग जो है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, मतलब सबसे ज़्यादा यदि भाषा की बात की जाए तो लैंग्वेज में होगा। यदि शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा प्रभावित होता कायम होता है मोटर लर्निंग में, यदि लैंग्वेज सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी तो क्या वर्बल लर्निंग में। वर्बल लर्निंग इसमें क्या होता है, लैंग्वेज बी स्पीक, जो अपन भाषा बोलते हैं, द कम्युनिकेशन मेथड की क्या मेथड है उसकी, बी एडॉप्ट साइंस, पिक्चर्स, सिंबल्स, वर्ड, साउंड। जो वर्बल लर्निंग होती है उसमें आप कुछ साइन जो होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, पिक्चर्स होती हैं, साइन होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो उसमें बने होते हैं, वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, साउंड्स होते हैं, ये सब होते हैं वर्बल लर्निंग में। यदि किसी प्रकार से कोई डिस्फेजिया होता है या फिर डिसलेक्सिया वगैरह जो कुछ होता है, जो डिसफेंसी होती है, किसी प्रकार की अक्षमता होती है बालकों में, तो यदि भाषा से संबंधित है तो वो वर्बल लर्निंग में आ जाता है। तो वर्बल लर्निंग आप समझ गए हैं कि जिसमें भाषा का उपयोग होता है, जो कि अपन कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। ठीक है, तो वो होता है वर्बल लैंग्वेज, वर्बल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग, इन दिस फॉर्म मतलब यह जो फॉर्म है लर्निंग का, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, बी रिक्वायर्ड हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस। अपन को जो अपना मानसिक जो संतुलन है, मानसिक ऑर्डर है, मानसिक जो विशेषता है, मन आपका जो मस्तिष्क है वो तो हाई होना चाहिए, मतलब छोटे लेवल के बच्चे नहीं सोच सकते। तो प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मतलब जब आपके माइंड की जो ऑर्डर होगा, सोचने की समझने की जो क्षमता होगी वो बहुत अधिक हो जाएगी, तब कहलाता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जिसमें क्या होता है, थिंकिंग मतलब सोचना होता है, रीजनिंग तर्क लगाना होता है, इंटेलिजेंस, विद द यूज ऑफ दिस चाइल्ड लर्निंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सबका अलग अलग डिफरेंट होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है अलग अलग होता है। हिंदी में मैंने इसको अच्छे तरीके से बताया था कि जब आपका कंसेप्ट मतलब जो कंसेप्चुअल लर्निंग जो होता है, इसमें जब व्यक्ति सोचना समझने की क्षमता विकसित हो जाती है और व्यक्ति क्या करता है, खुद निर्णय लेने लगता है, किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको समाधान ढूंढने लगता है और ढूंढ लेता है, क्या करता है, ढूंढ लेता है, लगता नहीं है, ढूंढ लेता है, वो होता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। जिसको आप बोल सकते हैं कि जो जीन पियाजे के अनुसार यदि बात करें तो सबसे लास्ट वाली जो औपचारिक अवस्था होती है उसको बोला जाता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, सबसे ज़्यादा वहाँ पर विकसित होती है। तो ये तो बात हो गई कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, टाइप ऑफ लर्निंग के बाद में अब देखते हैं फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, जो इफेक्टिव लर्निंग है किस प्रकार से बनाई जा सकती है, क्या क्या फैक्टर हैं उसको प्रभावित करने वाले। दिस फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, इसमें सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर कैन बी डिवाइडेड 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो फैक्टर होते हैं लर्निंग को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार से 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, जो लर्नर होता है मतलब सीखने वाला जो व्यक्ति होता है उसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर है किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से वो मोटिवेशन। सबसे पहला है लर्नर्स मोटिवेशन डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, जो सीखने वाला व्यक्ति है उसको किस प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, उसकी जो इंटेंसिटी है सीखने के प्रति, जो उसकी इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि वो बालक कितना सीखा। यदि इंटेंसिटी उसको सीखने के प्रति है तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी है ही नहीं है सीखने में, लर्निंग करने में, तो कोई दिक्कत हो तो उसको क्या हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आया। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है जी, यहाँ पर वर्ड नहीं होना चाहिए था, इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेना। लर्नर्स एफिशिएंसी ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी, जो सीखने वाला व्यक्ति है उसकी क्या एज है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, जो आप उसको पढ़ा रहे हैं उसकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, उसकी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाएंगे तो जल्दी सीखेगा। यदि आप 5 साल जो कक्षा 5 में बालक है आप उसको 10वीं क्लास का कुछ पढ़ाएंगे तो नहीं सीखता, क्योंकि उसकी एज अभी जो वर्ड पावर है वो उतनी नहीं हुई, उसकी कैपेसिटी है, उसकी जो
सोचने समझने की क्षमता है उसका विकास अभी तक वहाँ पर नहीं हुआ उतना, तो उसकी एफिशिएंसी जो उसकी जो क्षमता होती है उस वो डिपेंड करती है लर्निंग फैक्टर, जो उसका फैक्टर होता है लर्निंग के लिए वो ज़रूरी होता है। लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, जो व्यक्ति सीख रहा है, जो बालक सीख रहे हैं, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, उसका एटीट्यूड क्या है, जो सब्जेक्ट आप उसको पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट के प्रति कह लें या फिर जो भी आप उसको पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं है। वो सीखना चाहता होगा तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, यदि सीखना नहीं चाहता तो आप कितना भी उसको सिखा दो वो नहीं सीखता। उसका जो एटीट्यूड है वो किस प्रकार से उसमें कमांड कर रहा है, वो किस प्रकार से चाहता है, उसका क्या पोजीशन है। जो व्यक्ति अच्छा एटीट्यूड और उसका इंटरेस्ट होता है वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। लर्नर्स जनरल हेल्थ, लर्नर जनरल हेल्थ जो है किस प्रकार से उसकी हेल्थ है, किसी प्रकार से यदि उसको समस्या है, हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है तो भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से सब्जेक्ट में पढ़ेगा। यदि किसी प्रकार से बुखार है, बीमार है किसी प्रकार से, तो उसका पढ़ाई करने में या फिर कुछ सीखने में मन थोड़ी नहीं लगने वाला है, तो क्या होता है वो जनरल हेल्थ भी अफेक्ट करती है। लर्नर्स अटेंशन रेडीनेस एंड विल पावर, अटेंशन एंड रेडीनेस एंड विल पावर, उसकी विल पावर कितनी है, उसका अटेंशन किस प्रकार से, रेडीनेस किस प्रकार से है वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और जो भी आप सिखाना चाहते हैं दूसरी एक्टिविटी जो सिखाना चाहते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ लर्निंग में। जो क्या होता है अभी फैक्टर ऑफ रिलेटेड टू लर्नर से देखा था, अब बात करें सेकंड नंबर पे जो है वो है फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर्स। जो टीचर्स है उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर हैं जो कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाया जा सकता है, वो अच्छे तरीके से उसको सिखाया जा सकता है। सबसे पहले टीचर्स कमांड ओवर द सब्जेक्ट, जो टीचर होता है उसकी कमांड किस प्रकार से सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है उसकी किस प्रकार से उसको नॉलेज है और किस प्रकार से वो उसको पढ़ा पाता है, किस प्रकार से समझा पाता है स्टूडेंट को, किस प्रकार से स्टूडेंट से बात कर पाता है। टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, जो टीचर है उसकी किस प्रकार से कम्युनिकेट मतलब दूसरे से बातचीत करने की किस प्रकार से क्षमता है, किस प्रकार से सामने वाले को प्रभावित करने की क्षमता है। टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर्स, जो टीचर है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड किस प्रकार का है, ताकि जो बालक हैं जो सीख रहे हैं, जो सीखने वाला व्यक्ति होता है लर्नर्स जो है वो उससे प्रभावित हो। यदि एक टीचर होता है क्लास में, यदि कोई टीचर है वो अच्छे तरीके से पढ़ाता है, वो अच्छी जो सोच के साथ में बालकों को समझाता है, वो गलत को गलत बोलता है, सही को सही बोलता है, वो बालकों को प्रोत्साहित करता है सही करने के लिए। यदि उसने गलत किया है, बालकों ने जो सीख रहा है, तो भी टीचर्स का एक कर्तव्य होता है, उसका एक पर्सनालिटी होती है, एक एटीट्यूड होता है कि वो बालकों को गलत यदि बालकों ने किया है तो उसको सही किस प्रकार से करवाना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, पर्सनालिटी इस प्रकार से उसमें होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए इस प्रकार का। तो ये क्या होता है टीचर्स के डिपेंड करता है, जो फैक्टर होते हैं रिलेटेड टू टीचर उसमें आ जाएगा। टीचर्स बिहेवियर्स विथ स्टूडेंट, टीचर्स बिहेवियर विद स्टूडेंट्स, जो टीचर है उसका व्यवहार किस प्रकार का है टीचर स्टूडेंट के साथ, ये भी बहुत मायने रखता है। जब आप भाषा शिक्षण की बात करें या फिर कोई अलग लैंग्वेज की बात करें या फिर किसी प्रकार का कुछ एक्टिविटी सिखाना है, तो यदि टीचर है वो यदि अच्छे तरीके से बिहेव करता है, मतलब एक जो लोकतांत्रिक व्यवहार होता है वो ज़रूरी होता है, सभी किसी भी प्रकार से किसी भी छात्रों के साथ भेदभाव ना हो, वो ज़रूरी होता है यहाँ पर बिहेवियर। जो ज़्यादातर कि यदि चार छात्र हैं, चार छात्रों में से किसी एक छात्र से आप क्वेश्चन करते हैं, यदि एक छात्र से क्वेश्चन करते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि उसमें एक छात्र तो ठीक है सीखेगा, लेकिन बाकी जो छात्र हैं उनके माइंड में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है कि हमेशा शिक्षक जो होते हैं वो उसी से क्यों पूछते हैं, या फिर उसको क्यों मारते हैं, या फिर उसी से क्यों नहीं पूछते हैं, बाकी सबसे पूछते हैं। तो वो क्या होता है भेदभावपूर्ण जो तरीका, भेदभाव रहित जो तरीका होता है वो ज़रूरी होता है, बिहेवियर जो होता है स्टूडेंट के प्रति जो टीचर का है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें फैक्टर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, टीचिंग मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, जो भी फैक्टर है इन्वायरमेंट से संबंधित, टीचिंग मटेरियल जो है उससे संबंधित, ये ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो ह्यूमन में जो अपन को मिलते हैं उन सब के बारे में किस प्रकार से सोर्स किस प्रकार के हैं, सोर्स किस प्रकार के हैं वो ज़रूरी होता है। तो मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, सबसे पहले कंड्यूसिव एनवायरमेंट टू लर्निंग, कंड्यूसिव एनवायरमेंट टू लर्निंग, इसका मतलब क्या है, कंड्यूसिव का मतलब होता है कि जो आपका वातावरण है वो किस, कंडूसिव का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है, अनुकूल, जो वातावरण है वो लर्नर के अनुकूल बनाया जाए, लर्नर को वातावरण के अनुकूल नहीं, जो वातावरण है एनवायरनमेंट है उसको लर्नर के अनुकूल बनाया जाए, कि जिस वातावरण में लर्नर की एज है, उसकी मेंटल एबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको क्या करें, एनवायरनमेंट प्रदान करें, उसके अनुकूल बनाया जाए। स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, क्लास का एक साइज होता है, उसमें कितने छात्र होंगे, कितनी रो होंगी, कितनी ऊंची पर क्लास बोर्ड होगा, कितनी ऊंचाई पर ब्लैक बोर्ड होगा, लाइटिंग कैसी होगी, विंडो कैसी होगी, ये जरूरी होता है कि स्ट्रक्चर एंड साइज जो होता है क्लासरूम का वो जरूरी होता है।
एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मटेरियल टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस। जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे ज़रूरी होता है किस प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, जो सहायक सामग्री होती है वो ज़रूरी होता है कि जो लर्निंग के लिए प्रोसेस करनी है उसमें मिल सके। यदि जो ज़रूरी होता है वो सब मिल जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से आप जो लर्निंग है वो करवा सकते हैं छात्र को। होम एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, होम एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, जो लर्निंग है उसमें होम का, घर का जो वातावरण होता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार का घर का वातावरण होगा तो घर के वातावरण के हिसाब से बालक सीखेगा। एक वातावरण ऐसा होता है जहाँ पर बालक बहुत अच्छे तरीके से गुण सीख लेता है, एक वातावरण ऐसा होता है कि वहाँ पर बिगड़ जाता है। तो बोलते हैं जैसी संगत वैसा बनोगे। यदि एक बालक है उसकी अच्छे बच्चों की संगत करता है, अच्छे पेरेंट्स उसके अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी प्रकार से गाली गलौज नहीं करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो वो बालक भी उसी प्रकार से सीखता है। लेकिन एक फैमिली ऐसी है कि जहाँ पर क्या होता है, बालक तो सीखता तो, लेकिन क्या सीखता है, जो उसके फैमिली मेम्बर जैसा वहाँ पर वातावरण होता है, कहीं गाली गलौज होता है या फिर किसी प्रकार से मारपीट झगड़ा देखता है तो उसी प्रकार से वो सीख लेता है, उसी प्रकार की प्रवृत्ति उसमें आने लगती है। तो ये डिपेंड करता है, सबसे ज़रूरी होता है एनवायरनमेंट ऑफ लर्नर, कि लर्नर को जो एनवायरनमेंट है वो उस किस प्रकार से। यहाँ पर क्या है, एंटरटेनमेंट लिख गया है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है, लेकिन क्या यहाँ पर होता क्या, एनवायरनमेंट होना था, क्या, होम एनवायरनमेंट ऑफ लर्नर, होम एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर। यहाँ पर एंटरटेनमेंट नहीं होना, क्या होना था, इन्वायरमेंट होना था। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना प्लीज़, टाइपिंग के कारण मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो यहाँ पर क्या होता है, एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, हो घर का जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार का होगा वो डिपेंड करता है लर्निंग के ऊपर, मतलब सीखने के लिए उसकी किस प्रकार की क्षमता है, किस प्रकार से वो सीखेगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, कि पहला चैप्टर है जो इंग्लिश का। यदि वीडियो अच्छी लगी तो मैं आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके एक एक करके सभी के सभी पेडागोजी है वो कंप्लीट कर दूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो चले तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, किसी प्रकार का सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं, तभी मैं दूसरा चैप्टर इसका लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।